हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में इम्पोर्टेंट जीआई टैग पढ़ने वाले हैं, जो कि करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। सभी जीआई टैग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है 2023 का। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हम लोग इसमें देखते हैं क्या। सबसे पहले जानेंगे जीआई टैग है क्या। तो जीआई टैग है क्या? ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है और इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, मतलब किसी एक ही क्षेत्र में वो होता है। और इन उत्पादों की विशिष्टता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। जैसे किसी भी क्षेत्र से, जैसे आप देखेंगे कि सिलाव का खाजा है तो वो बिहार में ही होता है। आप सोहराय पेंटिंग देखेंगे तो वो झारखंड में ही होता है। इसी तरह से अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह से जो भी चीज़ें हैं वो एक विशिष्ट क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इस तरह का संबोधन उत्पादन की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। और जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म यहाँ पर हमने लिखा है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके। तो इस पर समझौते के तहत किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूची पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। तो आपको अगर पूछा जाए कि ये जीआई टैग 1999 कब से लागू हुआ, तो 2003 से लागू हुआ। ओके। और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। और भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए होता है? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो था वो दार्जिलिंग टी था और दार्जिलिंग टी को कब मिला था? 2004 में। ओके। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 2023 और कुछ है 2022 के जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने इसमें शामिल किया है। तो फर्स्ट है सलेम साबूदाना। सलेम साबूदाना कहाँ का है? इसको हम लोग जानेंगे। ये तमिलनाडु का है। किस स्टेट का है? तमिलनाडु का। सलेम वहीं पर है। तो साबूदाना तो आपने सबने देखा होगा, यहाँ पर मैंने फिगर भी लगाया है। साबूदाना खाने का होता है। तो क्या है कि एक बहुत ही छोटा छोटा सफ़ेद प्रोडक्ट होता है जिसको कच्चे टेपियोका से बनाया जाता है। ये कच्चे टेपियोका साबूदाना तो बहुत सारे होते हैं, बट सलेम में जो साबूदाना होते हैं उनको जीआई टैग मिला है। और सलेम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में टेपियोका की खेती महत्वपूर्ण है। और साबूदाना उत्पादन की शुरुआत सलेम जिले में हुई, जो शुरू में कुटीर पैमाने पर, कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग जिसको घर में अपने घर में ही काम करके बना सकते हैं, तो कुटीर उद्योग के रूप में वहाँ पर उत्पादन हुआ था साबूदाना का। और फिर ये टेपियोका की एक कुचली हुई जड़ों से प्राप्त गीले स्टार्च पाउडर से निर्मित होती है। और गीले स्टार्च पाउडर का उपयोग साबूदाना के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि सूखे पाउडर का उपयोग विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सलेम साबूदाना का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसका उपयोग त्रावणकोर साम्राज्य में गंभीर सूखे के दौरान खाद्य स्रोत के रूप में किया गया था। त्रावणकोर कहाँ पर? केरल के पास में है, केरल में ही है। ओके। नेक्स्ट है, त्रावणकोर से एक रिलेटेड राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, बहुत ही फेमस चित्रकार। तो वो त्रावणकोर से ही एसोसिएट थे। ओके। नेक्स्ट है चोकुआ चावल। अब चोकुआ चावल जो है वो किस स्टेट से है? तो असम में, असम से ये रिलेटेड है। ओके।
असम से। देखिए यहाँ पर असम में उगाए जाने वाले जादुई चावल के रूप में भी जाना जाता है और ये असम की पाक विरासत का एक हिस्सा है। और अनोखी चावल शक्ति अहोम राजवंश के सैनिकों का मुख्य भोजन रहा है। ये जो चावल है, अहोम राजवंश असम का एक राजवंश था, बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था अहोम राजवंश, तो उनका एक मुख्य भोजन रहा था ये चोकुआ चावल। और इस अनोखे और स्वास्थ्यवर्धक वर्धक चावल की खेती ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के आसपास असम के कई हिस्से जैसे तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगढ़ आदि में की जाती है। और ये मूल रूप से अर्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल है जिसे साली चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि चोकुआ चावल को जिसे जीआई टैग मिला है वो उसका दूसरा नाम क्या है, तो साली चावल भी है। और चिपचिपी किस्म को उनकी एमाइलेज सांद्रता के आधार पर बोरा और चोकुआ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और कम एमाइलेज चोकुआ चावल के प्रकारों का उपयोग नरम चावल बनाने के लिए किया जाता है जिसे कोमल चौल या नरम चावल के रूप में जाना जाता है। चावल को ठंडे या गुनगुने पानी में भिगोने के बाद इस साबुत अनाज का सेवन किया जा सकता है। चावल की इस किस्म का उपयोग इसकी तैयारी में आसानी एवं पोषण मूल्य के कारण व्यापक रूप में, जैसे जो जनरल चावल होता है उसको हम लोग उबालते हैं बहुत देर, तब बनता है भात। और लेकिन यहाँ पर इस चावल को भात बनाने के लिए क्या किया जाता है, ठंडे या गुनगुने पानी में थोड़ा सा भिगो दिया जाएगा तो वो बन जाएगा चावल। ठीक है। चावल की इस अनोखी किस्म को दही, चीनी, गुड़ या केले के साथ खाया जाता है। और इस चावल का उपयोग कई असमिया व्यंजन जैसे पीठे और अन्य स्थानीय व्यंजन बनाने में भी किया जाता है। सुलाई हनी, ये सुलाई हनी कहाँ का है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके। तो सुलाई हनी जो है वो जम्मू कश्मीर में रामबन जिला है और वहीं सुलाई में उत्पादित शहद को जीआई टैग दिया गया है। और इस शहद, ये जो सुलाई हनी है, सुलाई शहद है, इसमें अपना इसका अलग ही टेस्ट है और ये जैविक प्रकृति के लिए भी इसे मान्यता मिला है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ को ऑर्गेनिक सुलाई शहद भेंट किया था, इसलिए ये थोड़ा फेमस ज़्यादा हो गया है। ओके, उस टाइम से। नेक्स्ट है भद्रवाह राजमा। तो भद्रवाह राजमा भी जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं राजमा, राजमा, लेकिन ये भद्रवाह, भद्रवाह जम्मू कश्मीर में एक जगह है और वहीं पर उगने वाला राजमा को जीआई टैग मिला है। ओके। तो ये चिनाब घाटी के लोगों को स्वाद और में एक अद्वितीय स्थान रखता है और इसका अनोखा स्वाद और बनावट इसे न केवल आहार का मुख्य हिस्सा बनाता है बल्कि क्षेत्र का सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाता है। नेक्स्ट है रायगढ़ा सॉल। तो रायगढ़ कहाँ पर है, तो ये ओडिशा से है। ओके। और ओडिशा के रायगढ़ जिले से है और इसे कपद गंडा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कपद गंडा। और यह ओडिशा के डोंगरिया कोंधों द्वारा बुनी गई हाथ से बनी शॉल है। और डोंगरिया कोंध ओडिशा के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसे पीवीटीजी कहा जाता है। ठीक है। और शॉल को उनके जनजातीय रूपांकनों के साथ बुना और कढ़ाई किया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शॉल का बुनाई कर रही महिलाएं। डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय में यह सदियों पुरानी प्रथा रही है। यह रायगढ़ जिले की 1800 आदिवासी महिलाओं के लिए एक आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसके शॉल जो है वो बहुत दूर दूर तक बिक रहे हैं, जैसे पश्मीना शॉल बिकता है उस टाइप से। नेक्स्ट है कोरापुट का काला जीरा चावल। तो कोरापुट कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में ही है, उड़ीसा में भी है। ठीक है। तो कोरापुट और उड़ीसा का हमने अभी इसके पहले पढ़ा रायगढ़ सॉल, तो दोनों को ध्यान रखना है। कोरापुट जिले से और चावल कोरापुट जिले के तोला, पात्रापुट, पुजारीपुट, बालीगुड़ा और मोहली क्षेत्र में पाया जाता है। कोरापुट जिले के किसानों ने पीढ़ियों से काला जीरा चावल की खेती की है। इसे चावल का राजकुमार कहा जाता है और इसका अलग ही सुगंध होता है, इसका अलग ही टेस्ट होता है। आप इसका कलर भी देख रहे होंगे कैसा है, ब्लैक ब्राउन है। ओके। नेक्स्ट है जलेसर धातु शिल्प। जलेसर धातु शिल्प कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है।
और आप यहाँ पर देखिए ये कुत्ता बनाया गया है इस अलग पीतल से। तो इसमें एटा जिला के जो जलेसर जगह है उस शिल्प में सजावटी धातु शिल्प और पीतल के बर्तन बनाना शामिल है, जिसमें से घुंघरू और घंटी आदि शामिल है। हाथरस इलाके में रहने वाले ठठेरस समुदाय का इस खूबसूरत धातु उत्पादों को बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ओके, उदयपुर कोफ्तगिरी गारी धातु शिल्प, ये कहाँ का है? राजस्थान का। आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर ये धातु शिल्प है। ये जटिल होता है, बहुत ही जटिल इसमें कलाकारी किया जाता है। सोने और चांदी के तार एम्बेड किए जाते हैं। पॉलिशिंग के साथ हथियारों को अलंकृत करना, ये ढाल जैसा है, ढाल, तलवार और ढाल को देखा होगा ना अपने। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्कृष्ट और बारीकी से तैयार किए गए धातु के बर्तन तैयार होते हैं। नेक्स्ट है मट्टी केले। तो मट्टी केले कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ओके, तो मट्टी केले का आप देख रहे हैं, देखिए ये कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये मिलता है। और कन्याकुमारी जिले के जो मूल निवासी है वो मट्टी केले की किस्म को भौगोलिक संकेत दिया गया है। यह अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जो कि सिर्फ कन्याकुमारी में ही मिलता है। कन्याकुमारी की मट्टी केले का खुशबू और इसका जो टेस्ट होता है, वो हनी के जैसा होता है। ठीक है, हनी के जैसा होता है। और इसे बेबी केला के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से कलकुलम और विलावनकोड तालुका से ये संबंधित है। विलावनकोड तालुका से संबंधित है। तो नेक्स्ट इसमें से उसके बाद फिर ये 3 नई प्रविष्टियों, कन्याकुमारी मट्टी केला इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली केले की एक किस्म है। और इसमें आमतौर पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, मगरमच्छ के मुंह की तरह दिखता है, इसलिए इसे क्रोकोडाइल फिंगर केला भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर दूसरा नाम पूछे तो क्रोकोडाइल फिंगर केला इसका नाम है। आप देख सकते हैं, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए तो उस तरह से दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है चिकरी लकड़ी शिल्प। तो ये जम्मू कश्मीर का है, चिकरी लकड़ी शिल्प। और ये शहद के रंग के एक महीन दाने वाली नरम लकड़ी है जो जम्मू के राजौरी जिले के पहाड़ी श्रृंखलाओं में प्रचलित है। राजौरी का चिकरी लकड़ी शिल्प अपनी जटिल नक्काशी और विस्तृत कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक विशिष्ट और आधुनिक रूप से महत्वपूर्ण कला बनाती है। देखिए ये चिकरी कला लकड़ी शिल्प है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में ही है मूसक बुदजी चावल। और मूसक बुदजी चावल जो है, आप यहाँ पर देखें, मूसक बुदजी चावल अनंतनाग जिला से है। ये कहाँ पर है? अनंतनाग। तो ये एक अलग ही किस्म का, इसका सुगंध अलग है, टेस्ट अलग है, और ये छोटा छोटा होता है। और इसकी खेती जो है कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों, खासकर अनंतनाग जिले में की जाती है। और पके हुए मूसक बुदजी चावल में स्वाद, सुगंध और समृद्धि ऑर्गेनिक लेप्टिक गुणों का एक अनूठा संयोजन होता है, जो इसे पाक व्यंजन बनाता है। किसान और क्षेत्र पर प्रभाव, इसके जीआई टैग मिलेगा तो किसानों को थोड़ा अधिक फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट है अमरोहा ढोलक। तो अमरोहा ढोलक कहाँ का है? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो है, अमरोहा यूपी में पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ढोलक बनाया जा रहा है। और इसमें होता क्या है कि ये लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र है। और इसके निर्माण के लिए कौन कौन सा लकड़ी का यूज किया जाता है? आम का, कटहल का और सागौन की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसको ऊपर से जिस और बजाते हैं तो उसको पशुओं की खाल, या फिर पशुओं में भी बकरी की जो खाल होती है उसको आमतौर पर मढ़ा जाता है ऊपर से। जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये है, इसके इस एरिया को बकरी के खाल से मढ़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें से बागपत होम फर्निशिंग। ये सारा यूपी का है, बागपत डिस्ट्रिक्ट यूपी में ही है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्तशिल्प कागज, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प। तो बागपत और मेरठ अपने विशिष्ट हथकरघा घरेलू साज सज्जा उत्पादों के लिए सुप्रसिद्ध है। और बुनाई प्रक्रिया में सूती धागे का उपयोग किया जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से करघे पर किया जाता है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्रों में 50,000 से अधिक बुनकर और 20,000 करघे हैं। बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक राजस्व जो है
वो 150 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कालपी हस्तशिल्प कागज निर्माण के लिए पहचाना जाता है और इस शिल्प को पहली बार 1940 के दशक में गांधीवादी मुन्ना लाल खदरी द्वारा पेश किया गया था, जबकि इसकी जड़ें कालपी के इतिहास में बहुत पुरानी हो सकती हैं। महोबा गोरा पत्थर, ये महोबा में है और इसका इस्तेमाल पत्थर जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है, एक नरम और चमकदार सफेद रंग का पत्थर है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। मैनपुरी तारकसी, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट जो मैनपुरी भी है यूपी में ही है, तो मैनपुरी तारकसी, और ये मैनपुरी तारकसी एक लोकप्रिय कला है तथा इसमें लकड़ी पर पीतल का तार जकड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें से क्या होता है कि जो इसका घरेलू आवश्यकता है उसमें खड़ाऊं जैसा लकड़ी का सैंडल को सजाने के लिए यूज होता है और स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण का चमड़े के विकल्प के रूप में इसको तलाश किया गया था। ओके, संभल हॉर्न क्राफ्ट, तो संभल हॉर्न क्राफ्ट देखिए यहाँ पर ये जो हॉर्न है, जो जानवरों का सींग है उसका यूज किया गया है। कैसा यूज किया गया है, तो जो मृत पशु होते हैं और उसके जो सींग होते हैं उससे और उससे मिलने वाला उत्पाद से ही इसको बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ओथूर पान। तो ओथूर पान कहाँ का है? तमिलनाडु का है और यह अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए फेमस है और इसका उपयोग अलग अलग सेलिब्रेशन के टाइम में किया जाता है, जैसे मंदिर उत्सव में, गृह प्रवेश में, शादियों में इसका यूज किया जाता है। और ये अनोखा पान विशेष रूप से तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित ओथूर गांव में पाया जाता है। थामराबरानी नदी की उपस्थिति जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती को स्थानीय खेती में इसका योगदान है। तो थामीराबरानी नदी और ओथूर पान के पत्तों की खेती लगभग 500 एकड़ के विशाल क्षेत्र में होती, जिसमें से मुक्कानी, ओथूर, कोरकाई, सुंगथलाई, वेल्लाकोइल और अन्य मुक्कानी गांव जैसे क्षेत्र शामिल है। इन पत्तियों का विशेषता उनके लंबे डंठल और ये 3 अलग अलग किस्मों में उपलब्ध हैं, नट्टू कोड़ी, कर्पूरी और पच्चे कोड़ी। ये तीनों किस्म हैं। कौन कौन सा है? नट्टू कोड़ी, कर्पूरी और पच्चे कोड़ी। तमिल संस्कृति में ओथूर सुपारी के सांस्कृतिक महत्व को 13वीं शताब्दी की पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में उनके उल्लेख से उजागर किया गया। इनके अलावा उनके ऐतिहासिक मूल्य और महत्व को भी प्राचीन पत्थरों के शिलालेख पर देखा जा सकता है। अब है कांगड़ा चाय। तो कांगड़ा कहाँ पर है? ये कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ओके, और ये सबसे छोटे चाय क्षेत्रों में से एक है। और कांगड़ा चाय कैसी होती है? हरी और काली दोनों प्रकार की होती है। इसका स्वाद अलग होता है, ये स्वाद में मीठी होती है, जबकि हरी चाय का स्वाद सुगंधित लकड़ी के समान होता है और इसका निर्यात पेशावर के रास्ते काबुल और मध्य एशिया में किया जाता है। यह चाय पश्चिमी हिमालय में धौलाधर पर्वत श्रृंखला की ढलानों पर समुद्र तल से 900 से 1400 मीटर ऊपर उगाई जाती है। इसमें अखरोट जैसा उड़ी सुगंध और बाद में मीठा स्वाद आता है। कांगड़ा चाय हरी और काली दोनों तरह की होती है। नेक्स्ट है रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को मिला जीआई टैग। तो सुंदरजा आम जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिला, कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी। ओके, तो यहाँ से आप देखिए, इसमें से लिखा हुआ है जो सुंदरजा आम है वो मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़, कहाँ पर? रीवा जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बहुतायत में होता है और फलों के राजा आम की एक विशेष प्रजाति है। सुंदरजा आम जो है वो भारत के लोगों को ही पसंद नहीं बल्कि इसका जो निर्यात किया जाता है, विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। सुंदरजा आम की खासियत यह है कि यह बिना रेशे वाला होता है और बहुत सारे आम हम लोग खाते हैं तो उसमें रेशा होता है फाइबर जैसा, लेकिन ये बिना रेशे वाला होता है। इसमें पाई जाने वाली शर्करा का प्रकार कुछ ऐसा है कि इसे शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, इसीलिए ये
बहुत ही फेमस है सुंदरजा आम। विंध्य क्षेत्र की शान समझे जाने वाले सुंदरजा आम का उत्पादन पहले रीवा जिले के गोविंदगढ़ किले के बगीचों में होता था, लेकिन कालांतर में गोविंदगढ़ इलाके के साथ ही रीवा शहर में लगे पुठुलिया फल अनुसंधान केंद्र में भी बहुतायत में इसकी खेती की जाती। गोविंदगढ़ के बागानों में होने वाले सुंदरजा आम हल्का पीला सफेद रंग लिए होता है, जबकि रीवा के कठुलिया में सुंदरजा आम हल्का हरा होता है। और सुंदरजा आम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1968 में इस आम के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो समझ रहे हैं, ये बहुत ही पहले से ही फेमस है आम है। और वही मुरैना का जो गजक है वो एक प्रकार का मिठाई है, आपने खाई भी होगी। और गजक के साथ मुरैना का नाम जुड़ जाए तो लोग इसे क्वालिटी और स्वाद के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए मुरैना की गजक का स्वाद पूरे देश में प्रसिद्ध है। आप देखिए ये गजक है, ये सुंदरजा आम है। तो गजक बनाने का काम जो है मुरैना का मुख्य उद्योग है। मुरैना जैसे छोटे जिले में लगभग गजक की 1000 से अधिक दुकानें हैं। अगर गुड़ और तिल से बनी मिठाइयों की बात आए तो गजक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि गजक जो जीआई टैग मिला है वो किससे बनी होती है, तो गुड़ और तिल से, गुड़ और तिल से बनी मिठाई होती है। ओके। और यह दिल्ली के प्रगति मैदान में जो फूड फेस्टिवल लगा था तो उसमें मुरैना के गजक को इटली, दुबई, ब्रिटेन से आए डेलीगेट ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उसमें उस क्षेत्र की पहचान के लिए जीआई टैग मिलता है, तो ये तो हम लोगों को पता है। उसके बाद क्या है, सुंदरजा आम मुरैना की गजक के साथ इस छत्तीसगढ़ का जो धमतरी जिला का नागरी दुबरा चावल उसको भी जीआई टैग मिला था इसी के साथ। तो छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज चावल, तो याद रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, कौन सा पेंटिंग, गोंड पेंटिंग। तो मध्य प्रदेश की पारंपरिक गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया और यह कला के रूप से इसे बनाने वाले कलाकारों को संरक्षण में मदद मिलेगी। और बनाई में पेंटिंग्स जानवरों और धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन के तरीकों को दर्शाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जीआई टैग जिसको मिला है वो बहुत ही सुंदर पेंटिंग यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है कम्बम अंगूर, कम्बन कम्बम अंगूर। तो ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। देखिए ये अंगूर, ओके। और ये कम्बम पनीर थरचाई जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है और भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभुम घाटी। तो ये अंगूर का नाम किससे पड़ा है, कुंभुम घाटी के नाम से पड़ा है, जिसको दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है, जहां पनीर थरचाई की खेती की जाती है। और यह किस्म जिसे मस्कट हैम्बर्ग के रूप में भी जाना जाता है अपनी त्वरित वृद्धि एवं जल्दी परिपक्वता हेतु लोकप्रिय है। साथ ही यह फसल लगभग पूरे वर्ष बाजार में उपलब्ध रहती है। पनीर अंगूर पहली बार वर्ष 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी द्वारा तमिलनाडु में लाया गया था। ये विटामिन, टार्ट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, साथ ही कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम करते हैं। ये बैंगनी भूरे रंग के अलावा बेहतर स्वाद हेतु भी जाना जाता है। ओके। बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा या भंटा जिसको बोला जाता है, भंटा भी बोला जाता है, भंटा मीन्स बैंगन सिंपल लैंग्वेज में। और चंदौली का आदम चीनी चावल। तो यहाँ पर हमने चार लगाए हैं, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और चंदौली का आदमचीनी चावल। तो धार्मिक और पर्यटन के दृष्टि से काशी बनारस का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। और यहाँ के खास करके बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भंटा, सफ़ेद बड़ा गोल जो बैंगन होता है वो उस टाइप का, और आदम चीनी चावल जिला चंदौली को जियोग्राफिकल इंडिकेशन एवं बौद्धिक संपदा आईपीआर का तमगा मिला है। जीआई टैग विशेषज्ञ ने बताया कि नाबार्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश के 11 उत्पादों को इस वर्ष जीआई टैग मिला है, जिसमें से 7 उत्पाद ओडीओपी, ओडीओपी का क्या है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ODOP का शुरुआत कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। और चार मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक उत्पाद को फेमस करना है, उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है। ठीक है, तो अब इनकी संख्या जो है वो 45 हो चुकी है। और यहाँ पर नेक्स्ट है नगरी दूबराज। अभी हमने बात करी थी नगरी दूबराज के बारे में, शॉर्ट में बताया था। कहाँ का ये? छत्तीसगढ़ का है। ओके, छत्तीसगढ़ का। और ये राज्य दूसरी फसल है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग यानी GI टैग मिला है। इसके पहले जीरा फूल धान की किस्म के लिए प्रदेश को GI टैग मिला था। जीरा फूल धान, नाम याद रखना है। नगरी दूबराज को भी मिला है, दूसरा जीरा फूल को भी। और ये भारत के 10 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा इसको चेक किया गया। और नगरी दूबराज की नगरी में उत्पत्ति होने के कारण इसको प्रमाण स्वीकार कर लिया गया जल्द, और इसका GI टैग मिला। 2021 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने GI टैग के लिए नगरी दूबराज का प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, और इसको छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रमों में सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का प्रयोग किया जाता है। इसका अगर उत्पत्ति का बात करें तो सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र में मानी जाती है, और इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। विभिन्न शोध पत्रों में दूबराज का स्रोत नगरी सिहावा को ही बताया गया। और नगरी दूबराज से निकलने वाला चावल बहुत ही सुगंधित, पूर्ण रूप से देसी किस्म के, और इसके जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, आप देख रहे होंगे इसमें। और इसका चावल पकने के बाद खाने में बहुत ही सॉफ्ट होता है, और 1 एकड़ में अधिकतम 6 क्विंटल तक उपज मिलती है। धान की ऊंचाई कम और 125 दिन में पकने की ये अवधि है। नेक्स्ट है मरचा चावल। तो मरचा चावल कहाँ का है? ये बिहार का है। ठीक है, मरचा चावल। उसके बाद यहाँ पर मरचा चावल देखिए, ये धान की एक स्वदेशी किस्म है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में होती है, और इसे GI टैग मिला है। तो मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह को अब केवल औपचारिक तौर पर GI टैग मिलना बाकी रह गया था, जो कि मिल चुका है अब। और मरचा मैरना धान की एक किस्म का प्रकार है जिसका आकार, मरचा नाम कहाँ से आया? ये काली मिर्च से। इसका आकार जो है वो काली मिर्च के आकार से मिलता जुलता है, और ये धान जो है वो बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। इससे बनने वाला सुगंधित सुगंधित चूड़ा जो है वो पूरे देश में फेमस है। इसके उत्पादक क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड, गोनहा और नरकटियागंज, रामनगर, चुनपटिया ब्लॉक है। और इसके औसत उपज 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस धान का पौधा लंबा होता है। इसकी उपज 145 से 150 दिन में तैयार होती। इस तरह पश्चिमी चंपारण के 18 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक में इसकी खेती की जाती है। और इसके अलावा इसमें मंजूषा कला, बिहार का जो है ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? सुजनी कढ़ाई का काम, मंजूषा कला, एप्लिक खटवा वर्क, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, सिलाव का खाजा को GI टैग हासिल हो चुका है। तो कौन कौन सा? मंजूषा कला, सुजनी कढ़ाई, एप्टिक खटवा पार्क, सिकवी खटवा वर्क, सिक्की घास के उत्पाद, भागलपुरी सिल्क, मधुबनी पेंटिंग और सिलाव के खाजा। नेक्स्ट है नरसिंहपेटई नागसौरम। कहाँ का? ये तमिलनाडु का। ये एक वाद्य यंत्र है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, मतलब फूंक करके बजाने वाला। सुशीर का मतलब क्या है? फूंक करके। जिसे कुंभकोणम तालुक के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। कहाँ के लोगों के द्वारा बनाया जाता है? कुंभकोणम तालुका के। और तंजावुर जिले के नरसिंगनपेटी गांव के कारीगर इस यंत्र को बनाते हैं। नरसिंगनपेटी गांव के कारीगरों को अपने पूर्वजों से इन लकड़ी के उपकरणों को बनाने का कौशल विरासत में मिला था। और अब कलाकारों द्वारा उपयोग किए जा रहे नागस्वरम को परी नागस्वरम कहा जाता है। यह थमीरी से लंबा होता है। और नरसिंहपेटई नागस्वरम का एक बड़ा हिस्सा आचा, हार्डविकिया विनाटा के पेड़ से बनाया गया है। और कई बार कारीगर पुराने के घरों के कुछ हिस्सों की लकड़ी का उपयोग करते हैं। ये कैसा होता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेलनाकार होता है, नीचे घंटी के आकार का होता है। ये पार्ट देखिए,
घंटी के आकार का होता है। यह वाद्य यंत्र में दो भाग होते हैं, एक शंक्वाकार नली और एक धातु की घंटी। छोर पर नीचे की ओर बढ़ने वाली नली एक धातु की घंटी से सुसज्जित होती है और इस वाद्य यंत्र की पहचान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों के साथ होती है। इसे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों के साथ शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से यहाँ पर कन्याकुमारी क्लॉब को भी तमिलनाडु का कौन कौन सा और कुछ को मिला है, जैसे कर्पूर कलमकारी पेंटिंग, करूपुर कलमकारी पेंटिंग, और कन्याकुमारी क्लॉब लॉन्ग को, कन्याकुमारी क्लॉब, और कल्लाकुरिची वुड कार्विंग, कुरिची वुड क्रेविंग, ये सबको मिला है जीआई टैग। तो तमिलनाडु का ही है ये तीनों। नेक्स्ट है सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल। तो ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। आप यहाँ पर सफ़ेद प्याज देख रहे हैं और वाडा कोलम चावल। कहाँ का? अलीबाग का सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। अलीबाग का जो सफ़ेद प्याज है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से में अलीबाग का प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज है। तो मिट्टी के बनावट और क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के कारण इसका विशिष्ट स्वाद और रंग है। इसमें औषधीय गुण होता है। इसका उपयोग हृदय रोग के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। इस की फसल से प्रति एकड़ औसत आय लगभग 2 लाख रुपये है। और नेक्स्ट जो है वाडा कोलम चावल, ये महाराष्ट्र के पालघर की वाडा तहसील से में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म की चावल है, जिसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और इसे जीनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा चावल? जीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये खाने के बाद आसानी से पच जाता है। और इस में मिट्टी की गुणवत्ता और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गमोसा, ये बहुत ही फेमस है। कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, असम का। अब देखिए गमोसा, पीएम मोदी इसको पहनते हैं। आपने देखा होगा हेमंत ये असम के जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, उनको भी आपने देखा होगा ये लगाए रहते हैं। तो ये असम का आप बोल सकते हैं प्राइड है। ठीक है, तो हाल ही में बांग्ला साहित्य सभा असम ने एक समारोह में मेहमानों को असमिया गमोसा और बंगाली गमछों में बने हाइब्रिड गमोसा से सम्मानित किया था। और इस पर विवाद बढ़ गया था, जिसके कारण फिर इस संगठन को क्या हुआ था कि माफी मांगना पड़ा था। ठीक, असमिया गमोछा पर अब आते हैं। ये विवाद हमने लिख दिया था, क्यों न्यूज में था। अब असमिया गमोछा ये एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ सूती तौलिया जैसा होता है, जो असमिया संस्कृति और परंपरा के एक अभिन्न अंग है। और ये वहाँ का एक प्राइड भी है। ठीक है, वहाँ के लोग इस पर प्राउड फील करते हैं। एक कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा होता है, गमछा होता है, उसी को गमोसा वहाँ पर कहा जाता है। और अलग अलग रंगों का डिजाइनों से ये डिजाइन जो है यही इसको एक अलग पहचान प्रदान करता है। और गमोसा शब्द असमिया शब्द गा शरीर और मोचा पोछ से बना है, जिसका अर्थ है शरीर को पोछने के लिए तौलिया। बुनकर तौलिए बनाने के लिए पारंपरिक करघे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे टाट जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है तंदूर। उसके पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन, इसको भी जीआई टैग मिला जो असम का है। और कजली नींबू, काजी नींबू, काजी नींबू, नींबू होता है लेमन। और एक तेजपुर लीची, तेजपुर लीची।
तो ये 3 और एक गमोसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तंदूर की लाल चना दाल। तो ये कहाँ का है? ये तंदूर की लाल चना दाल जो है ये सितंबर 2020 में हुआ था, लेकिन बहुत ही लेट से इसको मिला। और ये तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। ओके। और इसमें ये फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए कि इसमें जो साधारण दाल है उससे ये तूर दाल या फिर अरहर दाल आपने देखा होगा, वह उसी का एक कैटेगरी, उसी कैटेगरी का ये दाल है। तो ये तीन, उसमें से जो साधारण दाल है उससे 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 24%। और यही वजह है कि देश के शाकाहारी आबादी में इस दाल की काफ़ी मांग है। लाल दाल अमीनो एसिड, लाइसिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन का भी आयरन और आयरन का मेन सोर्स है। इन सभी गुणों के कारण तंदूर लाल चना को जीआई टैग मिला है। ओके। मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मिथिला कहाँ है? बिहार में। तो ये कहाँ का है? बिहार का है। और ये मिथिला मखाना को जब जीआई टैग मिला तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये चर्चा का विषय बना, जिससे ये बिहार का एक ब्रांड बना। और पर्यटन में स्पिन ऑफ प्रभाव पैदा करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक संस्कृति में भी मदद किया इसने। ओके। तो बिहार में जो जीआई टैग मिला है वो किसको किसको मिला है? भागलपुर के जर्दालू आम को मिला है, कतरनी चावल, मगही पत्ते, मगही पान पत्ता जो होता है, शाही लीची ये मुजफ्फरपुर का है, सिलाव खाजा और मधुबनी चित्रकला, पिपली वर्क। अभी हमने बिहार के सारे जीआई टैग के बारे में पीछे भी बताया था। तो जून 2022 में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थर कटी पत्थर शिल्प और हाजीपुर की चिनिया केला होता है और एक किस्म का केला होता है, उसको जीआई टैग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को शामिल कर लिया। और बिहार के 3 मिठाइयों किसको किसको, खुरमाम को, तिलकुट को और बालूशाही को जीआई टैग देने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे। तो हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे कहाँ के हैं? सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। ओके। तो हाथी मिर्च, इसे आमतौर पर सिरारा खोंग मिर्च कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? इम्फाल से लगभग, इम्फाल में है ये, मणिपुर का जो है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, मणिपुर सिराइकल हाथी चिल्ली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मणिपुर के इम्फाल जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ से लगभग 66 किलोमीटर दूर है। उखरुल जिले के सिरारा खोंगा गांव के स्थानीय लोग इसे उगाते हैं और इसको भगवान का उपहार माना जाता है उस गांव में। और सिरारा खोंगा हाथी मिर्च को बढ़ावा देने के लिए अगस्त में मणिपुर में एक वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है तामेंगलोंग संतरा। ये जो संतरा है ये आकार में बड़ा होता है और इसका वजन औसतन 232.76 ग्राम होता है। यह एक मीठे और खट्टे स्वाद वाला अनोखा संतरा है। इसमें उच्च रस सामग्री लगभग 45% है और यह एक एस्कॉर्बिक एसिड से समृद्ध है। ये ज़्यादातर तामेंगलोंग जिले में पाया जाता है, इसीलिए इसको तामेंगलोंग संतरा कहा जाता है। मणिपुर के संतरे के कटोरे के रूप में समझा जाता है तामेंगलोंग को। और अन्य इसमें से इसका मणिपुर में, इसके पहले मणिपुर के चावल जिसको चकहाव के नाम से बनाया जाता है, इसके पहले उखरुल जिले के कछाई गांव में उगाए जाने वाले नींबू की एक अनूठी किस्म कचाई नींबू को भी जीआई टैग दिया गया था। कुटी अटूर आम, कुटी अटूर आम कहाँ का है? तो ये केरल का है। ओके। तो कुटी अटूर आम एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट फल है। इसमें पारंपरिक आम की खेती केरल राज्य के कुटी अटूर और कन्नूर जिले के आसपास की ग्राम पंचायतों में की जाती। कुटी अटूर पंचायत में इस आम की पैदावार सबसे ज़्यादा होती, जिससे इस आम का नाम ही कुटी अटूर आम पड़ गया। और कुटी अटूर पंचायत के हर फार्म हाउस, स्कूल, सार्वजनिक संस्थान और सड़क मार्ग में कुटी अटूर आम की किस्म के पेड़ हैं। हालांकि इसे अक्सर कुटी अटूर आम के रूप में नाम जाना जाता है, लेकिन कन्नूर में इस आम को
नाम्बियार मंगा के नाम से जाना जाता है। नाम्बियार मंगा या कन्नूपुरम कुंजी मंगलम मंगा वडक्कुम भग्गम मंगा के रूप में जाना जाता है। एडियोर मार्च मिर्च, इसमें बहुत कम तीखापन होता है, इसके लिए विशिष्ट पर्यावरण, मृदा और अलग ही खेती के पारंपरिक खेती के तरीकों की आवश्यकता होती है। एडियोर मिर्च की खेती कम से कम 150 वर्षों में मलप्पुरम जिले में की जा रही है। तो ये दोनों अडियूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम कहाँ का है? केरल का है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर जो केरल का फेमस है, केरल का और भी चीज़ें फेमस है, तो उसमें से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केरल का फेमस कुट्टी अटूर आम और अडियूर मिर्च। साथ में इसके साथ में है तिरूर बीटल लीफ। तिरूर बीटल लीफ, बीटल लीफ मतलब पान पत्ता, ठीक है। और ओन्ना कुट्टा सीसम, लेटेस्ट है ये, ओन्ना टुकारा सीसम, ओन्ना टू कारा सीसम। और तिरूर बीटल लीफ, ये तो हमने लिख दिया है। और उसके बाद कैपड़ राइस, मालाबार पीपर और कासरगोड सारी, कासरगोड सारी, ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है रक्त से कार्पो खुबानी। तो ये कहाँ का है? ये लद्दाख का है। ओके, और इसमें जीआई टैग में पंजीकृत वस्तुओं में से एक है। और लद्दाख का में 30 से अधिक प्रकार के खुबानी उगाए जाते हैं, लेकिन रक्त से कार्पो किस्म की इस क्षेत्र के लिए एक यूनिक है। और लद्दाख में मिठास, सफ़ेदगिरी और रंगीन होने के कारण मशहूर है। लद्दाख के मूल खुबानी जीनोटाइप जैसे रक्त से कार्पो खुबानी को एक सफ़ेद बीज कोट होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और लद्दाख को छोड़ करके दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। ताज़ा खपत के लिए विश्व उपभोक्ताओं द्वारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और इसमें रक्त से कार्पो में भूरे रंग के कोट वाले फलों की तुलना में काफ़ी अधिक सॉर्बिटल होता है। लद्दाख में उगाए जाने वाले 9 फलों में लेह और कारगिल जिलों में बड़े पैमाने पर खेती के साथ खुबानी लद्दाख का प्रमुख फल है। और कारगिल के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खुबानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, उसके बाद मैं कुछ और भी जीआई टैग को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मैं ये पुराने जीआई टैग हैं। उसमें से एक है खोला मिर्च। तो खोला मिर्च कहाँ का है? गोवा का है। खोला मिर्च, तो ये गोवा का है, ठीक है। तो गोवा का और क्या क्या है? मिंडोली बनाना, मिंडोली बनाना, हरमल चिल्ली, खोला चिल्ली, हरमल चिल्ली। उसके बाद फिर इसी में है एक फेनी। फेनी क्या है? शराब है, लिकर है। तो ये सारा जो है वो गोवा का है। ओके, उसके बाद फिर कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी, टर्मरिक, ये है। कंधमाल कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये उड़ीसा का है। उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा और बंगाल में रसगुल्ला को लेकर के विवाद था, तो ये उस विवाद में बंगाल की जीत हुई थी। और जो मतलब रसगुल्ला की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, इस चीज़ को लेकर के विवाद था। तो उड़ीसा रसगुल्ला और वहाँ का रसोगुल्ला, ठीक है। तो उड़ीसा रसगुल्ला। उसके बाद फिर इसमें से कोणार्क स्टोन क्रेविंग, कोणार्क स्टोन क्रेविंग,
ये है। उसके बाद स्वीट कुकुम्बर, नेक्स्ट है स्वीट कुकुम्बर, मीठा खीरा। ये है नागालैंड का। तो नागालैंड का स्वीट कुकुम्बर है। और नागा मिर्च है, नागा मिर्च है। नेक्स्ट है नागा ट्री टोमाटो, नागा ट्री टोमाटो। और अ, चखे सांग सॉल, चखे सांग सॉल। उसके बाद राजस्थान का है सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी राजस्थान का है। राजस्थान का है सोजत मेहंदी। ये सब सारे पुराने हैं, जो भी नए थे उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सोजत मेहंदी। कोरा डोरिया, और भी लिख दे रहा हूँ, कोरा डोरिया। कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, कठपुतली। उसके बाद ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, पॉटरी ऑफ जयपुर। नेक्स्ट है बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। बीकानेरी भुजिया, भुजिया। उसके बाद चिन्नौर चावल जो है वो कहाँ का है? वो मध्य प्रदेश का है। चिन्नौर चावल एमपी का है। चिन्नौर चावल, चिन्नौर राइस। भालिया व्हीट गुजरात का, भालिया गेहूं। ओके। और गुजरात में गिर केसर मैंगो भी है, गिर केसर मैंगो। राजकोट पटोला, सूरत जरी क्राफ्ट। और तंगालिया सॉल। उसके बाद झारखंड से है सोहराय कवर पेंटिंग, सोहराय पेंटिंग कोहबर पेंटिंग। ओके। और इसमें से सारे हमने जो इम्पोर्टेंट थे सारे हमने बता दिया। और इस तरह के और भी वीडियो आएंगे तो आप बने रहेंगे। और ये एक दो जो दो स्लाइड का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, उसमें से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, तो आप बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।